नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी विभाग की कक्षा में आज का हमारा विषय है आदिकाल का रासो काव्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो काव्य सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा। ये रासो काव्य मुख्य रूप से वीर रसात्मक काव्य है जिसमें श्रृंगार की अभिव्यक्ति भी हुई है। रासो काव्य की वीर रसात्मकता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल नाम किया। सबसे पहले हम बात करते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग मत हैं। गारसा द तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, उनका मानना है कि रासो शब्द राजसूय यज्ञ से बना। उन्होंने चंद कवि यानी चंदवरदाई और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज राजसू का उल्लेख किया है। उनका मानना था कि ये राजसूय शब्द राजसू बना और राजसू से रासो बना। कवि राजा श्यामलदास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल मानते हैं कि रासो शब्द रहस्य से बना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रासो शब्द रसायन शब्द से बना। इसके लिए उन्होंने बिसलदेव रासो की पंक्ति का उदाहरण दिया है। मुख्य रूप से रास उत्तर भारत में गीत और नृत्य के साथ एक लोक शैली थी जिसमें नृत्य और गीतों की प्रधानता थी, जैसे रास लीला। डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं कि रासो शब्द का उद्भव रास से हुआ और रासो मूलतः गायन और नृत्य से जुड़ी हुई एक विधा थी जो क्रमशः विकसित होते होते उपरूपक यानी जिसमें नाटक का भी समावेश हो गया और फिर वीर रस के पद्यात्मक प्रबंधों में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाकों में रास शब्द का अर्थ युद्ध भी होता है। शेखावाटी में ये शब्द विशेष रूप से प्रचलित होता है कि यो के रासो करना क्यों, यानी ये क्या लड़ाई हो गई। इस प्रकार वीर रसात्मक पद्यात्मक प्रबंध काव्य को भी रासो कहा जा सकता है, यानी ऐसी वीर रस से युक्त रचनाएं जिनमें प्रबंधात्मकता हो वो रासो कहलाई। पंडित हरप्रसाद शास्त्री और विंदेश्वरी प्रसाद पाठक मानते हैं कि राज यश शब्द से रासो की व्युत्पत्ति हुई, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि रासक के मुख्य रूप से दो अर्थ हैं। पहला अर्थ अपभ्रंश में 21 मात्राओं वाला एक छंद है रासक, जिसका उपयोग अब्दुल रहमान ने 11वीं शताब्दी में संदेश रासक नाम की रचना में किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि इस रासक शब्द से रासो बना। दूसरा मत है जैन और चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्य के लिए भी किया है, यानी ऐसा काव्य जिसमें नायक के चरित्र को उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। प्राय सभी जैन चरित काव्यों के नाम के अंत में रास शब्द आता है, जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास। लेकिन यहाँ पर हम जिस रासों की बात कर रहे हैं वह काव्य सामान्य रूप से चारण और भाट कवियों द्वारा डिंगल पिंगल भाषा शैली में रचित वीर रस की रचनाएं हैं, जिनमें नायक के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख रासो काव्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में दो मत है। एक मत है जैन परंपरा के रास काव्य, जिसमें भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, स्थूलिभद्र रास, रेवतगिरी रास और नेमिनाथ रास प्रमुख हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य चारण और भाट कवियों द्वारा राजस्थानी की डिंगल पिंगल शैली में रचित वीर रसात्मक रचनाओं से है। तो चारण परंपरा के मुख्य रूप से 6 ग्रंथ रासो काव्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिनका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है। रासो ग्रंथों की परंपरा में पहला प्रसिद्ध ग्रंथ है बिसलदेव रासो,
जिसकी रचना संवत 1212 या सन 1155 में हुई। इसकी भाषा शैली पिंगल है और इसमें 4 खंड हैं। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाले ने की। इस रचना में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान शासक विशलदेव तृतीय के विवाह, उनके वियोग और पुनर्मिलन का चित्रण किया गया है। यह विशुद्ध श्रृंगारिक रचना है। दूसरी रचना है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा बुंदेली है और जगनिक नाम के कवि ने परमाल रासो का संकलन किया। इसमें कालिंजर के चंदेल शासक परमर्दी देव के जीवन और उनकी घटनाओं का उल्लेख है। परमर्दी देव के दरबारी कवि थे जगनिक, जिन्होंने उस समय महोबा के 2 सेनापतियों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन लोक काव्य के रूप में किया है। परमाल रासो का स्वरूप लगातार बदलता गया, लेकिन अभी तक यह आल्हा के रूप में बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा की तीसरी प्रमुख रचना है खुमान रासो, जिसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9वीं शताब्दी में हुई, लेकिन डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ये मानते हैं कि खुमान रासो 17वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके कवि दलपति विजय हैं और भाषा राजस्थानी है। खुमान रासों में मेवाड़ के शासक खुमान द्वितीय से संबंधित वीर रसात्मक काव्य में नायिका भेद और षट ऋतु वर्णन का समावेश किया गया है। अगली रचना है विजयपाल रासो, जिसे नल्ल सिंह ने लिखा। इस रचना पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। हमीर रासो नाम की रचना पर भी अपभ्रंश का प्रभाव है, जिसे सारंगधर ने लिखा, लेकिन यह रचना अभी तक अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख हमें प्राकृत पेंगलम में मिलता है। अब बात करते हैं रासो काव्य की सबसे प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में। इसकी भाषा मुख्य रूप से डिंगल है, राजस्थानी के शब्द हैं, लेकिन राजस्थानी के साथ साथ कहीं कहीं इसकी भाषा पर ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और अरबी फारसी का प्रभाव भी दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदवरदाई ने की। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। यह माना जाता है कि यह संवत 1343 में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो रासो काव्य की एक प्रमुख प्रतिनिधि रचना है। इसकी सबसे पहले जानकारी कर्नल टोड की रचना एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का माना है और चंदवरदाई को हिंदी के पहले महाकाव्य का रचनाकार माना है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने कुल 2500 पृष्ठों के पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन किया, जिसमें 69 अध्याय हैं। पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय हैं उन्हें समय कहा गया, जैसे पद्मावती समय। पृथ्वीराज रासो की अलग अलग प्रतियां हमें अलग अलग जगहों पर प्राप्त होती है। एक प्रति अगरचंद नाहटा के पास में है, जो सबसे छोटी प्रति है, जिसमें सिर्फ 2000 छंद हैं। इसके अलावा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने एक संस्करण का संपादन किया, जिसमें 69 समय के बजाय सिर्फ 12 समय या सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो की कथा के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि दिल्ली के तोमर वंशी राजा अनंगपाल के 2 पुत्रियां थीं। राजा अनंगपाल की एक पुत्री कमला और दूसरी सुंदरी।
अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर से कमला का विवाह हुआ और कन्नौज के गढ़वाल शासक विजयपाल से सुंदरी का विवाह हुआ। पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर और कमला की संतान था, जिसे उसके नाना अनंगपाल ने गोद लेकर दिल्ली का राज्य प्रदान कर दिया। इससे पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई जयचंद नाराज हो गया। यहीं से पृथ्वीराज और जयचंद में दुश्मनी की शुरुआत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का हरण कर लिया। जयचंद ने अपने आप को कमजोर पाकर शहाबुद्दीन गोरी को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। उधर शहाबुद्दीन गोरी या मुहम्मद गोरी उसके दरबार से एक पठान निकलकर पृथ्वीराज की शरण में आ गया। कथा के अनुसार इन सब बातों से पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी में दुश्मनी बढ़ने लगी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी में कुल 17 बार युद्ध हुआ, जिसमें 16 बार गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा। जब 17वीं बार युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। जब पृथ्वीराज गजनी चले गए तो उनका परम मित्र चंदवरदाई भी अपनी पुस्तक को अपने पुत्र झल्लण के हाथ देकर गजनी की ओर रवाना हुआ। वहाँ की सभा में उसने संकेत किया। महाकाव्य के अनुसार उस समय तक पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया जा चुका था, लेकिन चंदबरदाई का संकेत पाकर अंधे पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाया और मुहम्मद गोरी की हत्या कर दी। इसके बाद में चंदवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार डाला। तो ये है पृथ्वीराज रासो की मुख्य घटना और उसकी कथानक। पृथ्वीराज रासो का जो कथानक है वो इतिहास से पूरी तरह मेल नहीं खाता। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें पृथ्वीराज रासो में अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है। जैसे इतिहास की अधिकतर रचनाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी में 2 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जबकि पृथ्वीराज रासो में ये बताया गया है कि दोनों के बीच में कुल 17 बार युद्ध हुए। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम भी इतिहास के अनुसार कुछ अलग मिलता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में कुछ अलग दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित एक प्रमुख रचना है पृथ्वीराज विजय, जो जयानक ने संस्कृत भाषा में लिखी है। इस रचना में संयोगिता का कहीं उल्लेख नहीं है। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार मानते हैं कि संयोगिता और उससे संबंधित कथा कवि की कल्पना है। तो अनेक काल्पनिक वृत्तांतों के कारण पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है, लेकिन यह रचना निश्चित रूप से श्रृंगार और वीर रस की एक अद्भुत रचना है, जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। ये हैं रासो काव्य की कुछ प्रमुख और प्रतिनिधि रचनाएं। कल हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के दूसरे काल भक्ति काल के बारे में। धन्यवाद।